नमस्कार, मैं अतुल जैन नेता नगरी 24/7 चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। इंसान को अपने ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। वो हमने ये 2 साल पहले देखा है। राजकीय क्षेत्र में ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, ये हमने हमेशा देखा है। लोगों ने ये भी सोच लिया था कि क्या शरद पवार साहब थक गए हैं, अब शायद घर पे बैठ जाएंगे, लेकिन शरद पवार साहब ने वो करके दिखाया कि आज का नौजवान भी शर्मा जाए। 81 साल 80 साल की उम्र में उन्होंने एक ऐसी सभा ली जहां पर बहुत बारिश हो रही थी, लेकिन वो वहां से पलटे नहीं। उस सभा को उन्होंने संबोधित किया और इलेक्शन के दौरान जो उनका आज प्रचार करने का तरीका था वो देखकर लोग अचंभित रह गए। और इसी तरह उन्होंने सरकार बनाई भी और आज महाविकास आघाड़ी की सरकार आपके सामने है। तो आइए इसी बारे में आज हम बात करेंगे हमारे सलीम माफ खान जी से। सलीम माफ खान जी ये माइनॉरिटी ट्रस्ट के राष्ट्रवादी कांग्रेस के मुंबई प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और माफ खान एजुकेशन ट्रस्ट के वो ट्रस्टी हैं और पंखेशा बाबा दरगाह के ट्रस्टी हैं। सर, आपका हार्दिक स्वागत है। सर, आप राष्ट्रवादी कांग्रेस से जुड़े हो। शरद पवार साहब आज 81 साल के हो गए, अभी भी उनमें जो जज्बा है वो आज भी दिखता है और देख के नौजवानों में भी एक जोश तैयार होता है। क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि नौजवान लोग जो पवार साहब आज भी 81 साल में जितना काम कर रहे हैं, नौजवान लोग उसको देखते हुए प्रेरणा ले हुए कि जब 81 साल का, मैं जवान ही कहूँगा, जवान 81 साल का जवान हाँ। अगर इतना काम कर रहा है तो क्यों ना हम किया जाए। सही बात। साहब देश के लिए इतना कर रहे हैं, महाराष्ट्र के लिए इतना कर रहे हैं, तो हम भी कुछ करना चाहिए। ये देख के हमें प्रेरणा लेना चाहिए साहब से। सर, शरद पवार साहब ने अपनी ज़िंदगी पूरी महाराष्ट्र के लिए दे दी है। कई साल वो संसद पटु रहे, 50 साल, लेकिन एक प्रधानमंत्री के मौके से चूके हैं। क्या कहेंगे आप, क्योंकि काम तो बहुत किया है लोगों के लिए? नहीं, इसमें तो मैं यही कहना चाहूँगा कि साहब में जो क्वालिटीज़ है, मैं नहीं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसी क्वालिटीज़ किसी और नेता के अंदर है ऑल इंडिया लेवल के ऊपर। तो वो 100% प्रधानमंत्री के मटेरियल है और उन्हें बनना चाहिए। सर, साहब ने किसानों के लिए भी बहुत काम किया है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हमारे महाराष्ट्र में किसानों के बारे में अगर कुछ पूछना जाए तो कौन सी फसल कहाँ उगेगी और किस प्रकार उगेगी, उसकी बहुत बड़ी जानकारी उनके पास है। मैं इस पे यही कहना चाहूँगा कि जब आपने देखा होगा, जब यूपीए की गवर्नमेंट बनी थी 2004 के अंदर, तो उस वक्त कांग्रेस, एनसीपी और सारे दल मिल के जिन्होंने ऑल इंडिया लेवल के ऊपर प्रधानमंत्री चुना था, उस वक्त पवार साहब ने बाय चॉइस एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री लिया उन्होंने। तो आप समझ सकते हो किसानों का दर्द उनके सीने में कितना है। और आपने देखा होगा कि 10 साल के अंदर उन्होंने किसानों के लिए जो कर्ज माफी किया और ऐसे कई सारे काम जो पवार साहब ने किए हैं किसानों को, किसान आज तक उसका लाभ उठा रहा है। सर, अभी ये जो महाविकास आघाड़ी बनी वो किसी के सपने में भी नहीं था कि शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी मिलकर एक बन सकती है। तो ऐसा क्या चमत्कार शरद पवार साहब ने किया होगा कि महाविकास आघाड़ी की सरकार बन गई? ऐसा है कि जैसा आपने कहा कि किसी के सपने में नहीं है, तो जो चीज किसी के सपने में नहीं है तो उसको अगर रियलिस्टिक करने की ताकत अगर कोई रखता है तो वो पवार साहब है। और आपने देखा होगा शिवसेना जो बीजेपी के साथ में इतने सालों से जुड़ी हुई है और सारे इलेक्शन बीजेपी के साथ में, भले एमपी हो, एमएलए हो या कॉरपोरेशन इलेक्शन हो, उन्होंने बीजेपी के साथ में ही लड़ा। लेकिन पवार साहब ही वो शख्सियत है कि जो उनको वहां से हटा के महाराष्ट्र की भलाई के लिए कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना को साथ में लाके और बीजेपी जैसे फिरका परस्त पार्टी को दूर रखने के लिए। सर, इसमें फिर शिवसेना भी आती है? नहीं, देखिए क्या होता है, शिवसेना आती है, लेकिन आपने देखा होगा पिछले 2 साल से जब यहाँ महाविकास आघाड़ी की गवर्नमेंट है तो आपने देखा होगा ना ही शिवसेना कोई कम्युनल बातें कर रही है, ना कम्युनल एजेंडा है। एक हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हम तीनों मिलकर काम कर रहे हैं और एक गोल तीनों का है कि महाराष्ट्र को आगे बढ़ाना है, विकास की ओर ले जाना है। एंड इसमें
तीनों पार्टी ईमानदारी से काम कर रही है। सर, अभी महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो जो अभी महंगाई का मुद्दा है, तो इसमें आप किस प्रकार से देख रहे हो कि ये लोग परेशान हैं, तो आप कैसे देख रहे हैं इसे? मैं तो ऐसे ही देख रहा हूं कि लोग परेशान हैं और 2024 में इस परेशानी को दूर करने के लिए जो सत्ता सेंटर में बैठी है, जब यूपीए गवर्नमेंट थे, तो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बीजेपी की जो हमारी बहनें थी जो सड़कों पे आती थी कि दाल जो है 60 रुपया है, बहुत महंगा हो गया है, एंड और भी सारी चीज़ें जो है बहुत महंगी हो गई, बहुत महंगी हो गई। आज वो लोग कहाँ हैं कि जो दाल है जो शायद 120 और उसके ऊपर चले गई है, और दूसरी जो वेराइटीज की चीज़ें हैं वो इतनी महंगी हो गई है, ये आज भी चुप बैठे हैं। पेट्रोल के पास में ये चुप बैठे हैं। तो इनको खुद सोचना चाहिए कि जब इतना कम था मनमोहन सिंह साहब की गवर्नमेंट के टाइम पे, तब ये लोग इतना चिल्ला रहे हैं, तो आज क्यों नहीं चिल्ला रहे हैं? तो आज ये एक आम आदमी की जवाबदारी बनती है कि 2024 में इनको इनकी जगह दिखाए कि लोगों को आप लोगों ने बहुत बेवकूफ़ बनाया, अब लोग बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। सर, आपने मनमोहन सिंह जी का नाम लिया। इतने पदवी व्यक्ति थे कि उनके पास बहुत विचार थे कि हमारे देश को कहाँ पर ले जा सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ है कि उनको कुछ काम करने का मौका नहीं मिला और शायद हमारा देश पीछे छूट गया, ऐसा आपको लगता है? आपने देखा होगा जब भी कांग्रेस की गवर्नमेंट रही तो उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री दी गई, उसके बाद में जब गवर्नमेंट बनी तो उनको प्रधानमंत्री बनाया गया और 10 साल तक कंटिन्यूस प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद अगर सरकार नहीं आई तो उसके अंदर कोई क्या कर सकता है? जब भी मौका रहा उनको पूरा काम करने का मौका दिया गया और उन्होंने किया। ओके। आपने देखा होगा जब रिसेशन का टाइम था तो सारा वर्ल्ड जो है रिसेशन में जा रहा था, लेकिन इंडिया ने होल्ड बैक करके रखा था मनमोहन सिंह जी की जो पॉलिसीज थी उसके लिए। सही बात है। सर, अभी आप हम मुंबई के उपाध्यक्ष है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के माइनॉरिटी के, तो आपको क्या लगता है कि माइनॉरिटी के लिए आप क्या काम करने चाहिए? आपके हिसाब से राष्ट्रवादी कांग्रेस के थ्रू अभी सरकार सत्ता में है, तो आपके मन में क्या विचार है कि आप एक इस पद पर हो तो क्या बेनिफिट आप अपने लोगों के लिए कर सकते हैं? माइनॉरिटीज के लिए देखो काम तो पूरा हो ही रहा है। आपने देखा होगा हमारे जो मंत्री हैं नवाब मलिक जी, जो माइनॉरिटी मिनिस्टर है, जो स्किल डेवलपमेंट में भी है, वो काफ़ी काम कर रहे हैं माइनॉरिटीज़ के लिए। और जहाँ जहाँ माइनॉरिटीज़ का कोई इश्यूज आता है तो हम हमारे जो नेता है जयंत पाटिल साहब है, अजीत दादा है, इवन पवार साहब है, हम लोग जाते हैं नवाब भाई के पास जाते हैं, जो भी इश्यूज रहता है हम लोग बात करते हैं और उसको सॉर्ट आउट करके लेते हैं। अपने अंदर में ऐसा कुछ विषय है जो माइनॉरिटी के कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे कुछ विषय के लिए आगे ले जाया जाए, तो उसके कुछ विषय आपके नज़रिए में कुछ है? नहीं, फिलहाल में तो ऐसा कोई नज़रिया दिख नहीं रहा है, बड़ा स्मूथली सब चल रहा है। तो ऐसा कुछ अगर नज़रिया रहता है, अगर आपके नज़र में कुछ है, कहाँ किसी को प्रॉब्लम हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो डेफिनेटली हम लोग जा सकते हैं, हमारे नेता से बात कर सकते हैं और उसका हल निकाला जा सकता है। इसी से जुड़ा मैं एक सवाल करूंगा सर आपसे कि क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो युवा लड़के हैं उनको जात पात के नज़रिए से भड़काया जाता है, और अभी आपको पता होगा कि एक मस्जिद के मामले में मस्जिद कहाँ टूटी ना टूटी उसका कुछ पता नहीं, वो तो शायद नहीं भी टूटी ऐसा कहा जाता है, लेकिन बांग्लादेश का विषय यहाँ पर लाके दंगा करवाया जाता है, वो भी औरंगाबाद जैसे महाराष्ट्र में। आप क्या कहेंगे? और वो वापस 2 दिन में ठंडा भी हो जाता है। नहीं, तो ये वो इसलिए ठंडा हो जाता है कि आपने देखा होगा कि जिनकी दुकान चलती है ये दंगा फैलाने में, हिंदू मुस्लिम करने में, उन्होंने पूरी कोशिश की कि महाराष्ट्र को गर्म किया जाए, लेकिन जो हमारे सीएम साहब है और होम मिनिस्टर साहब दिलीप वलसे पाटिल साहब, इनकी मेहनत और सारे लोगों की मेहनत से, पुलिस डिपार्टमेंट की मेहनत से ये दंगा जो उनकी मंशा थी इसको भड़काने की पूरे महाराष्ट्र लेवल के ऊपर, वो ना होके उसको वहीं 2 दिन के अंदर खत्म कर दिया गया। सर, आप अभी स्कूल कॉलेज की ट्रस्टी हो, मैं आपसे ज़रूर एक सवाल करूंगा कि इस कोरोना काल में लोग संकट में थे, परेशान थे, लोगों को खाने के भी लाले पड़ गए थे, तो इस समय एक ऑनलाइन स्टडी लोगों के घर में चल रही थी, तो लोग उससे भी नाराज़ नहीं थे क्योंकि अपने बच्चों को बचाना था। तो बात ऐसी है कि सिर्फ स्कूल कॉलेज फ़ी मांगते हैं तो ठीक है, लेकिन वो लोग एक्टिविटीज़ फीस भी साथ में मांगते हैं, तो सब पेरेंट्स बहुत परेशान थे उसके बारे में। और कई स्कूलों में बच्चों को अंदर लिया भी नहीं गया क्योंकि वो तो 8 to 10 स्टैंडर्ड तक का अभी तक का विषय, छोटे बच्चे तो अब तक लिए नहीं गए। तो इसको आने वाले दिनों में जब स्कूल स्टार्ट होगी तो बहुत बड़ी तकलीफ होने वाली है पेरेंट्स लोगों को। तो आप क्या कहेंगे? फीस लेना ठीक है, लेकिन एक्टिविटीज़ फीस कुछ ना होने के बावजूद कैसे ली जाए? नहीं, ये बात जो है आपकी एकदम, मैं भी मानता हूँ इसको कि अगर जो फीस है, नॉर्मल फीस है, अगर बच्चे लोग से वो मांगा जाता है
तो वो देना चाहिए। कारण ये है कि अगर ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है तो जाहिर सी बात है टीचर आ रही है तो टीचर को भी सैलरी देना पड़ता है, तो स्कूल कहाँ से देगी। सही बात। तो वो जो फीस है वो लेना चाहिए, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि एक्टिविटीज फीस जो है वो नहीं लेना चाहिए, तो मेरा अपना मानना भी है कि वो फीस को ना ले तो ज़्यादा बेहतर है। और इसके लिए हम लोगों ने जो एजुकेशन मिनिस्टर है वर्षा गायकवाड़ मैडम, उनसे संपर्क भी किया, उनके पास लेटर भी दिया हम लोगों ने, और मांग भी किया है कि इसके ऊपर ध्यान रख के जो स्कूल को एक आदेश दिया जाए कि ये नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये है कि मेरी खुद की स्कूल है, कॉलेज है, तो मैं मेरी स्कूल के अंदर भी ये सब फीस जो है, और ज़्यादातर तो ये करके लिया हूँ कि जो बच्चे फीस नहीं दे पा रहे हैं, मतलब ऐसे कितने बच्चे हैं जो पिछले 2 साल से फीस ही नहीं दी, हाँ। लेकिन हम जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। आप दे सकते दीजिए, नहीं दे सकते कोई बात नहीं है, या जब दे सकते तब दीजिए। ये मेरे पर्सनल लेवल पे है, मैं ये किसी और पे नहीं थोप सकता। ये आपका बड़कपन है, लेकिन बाकी स्कूलों में बहुत पनिशमेंट किया जा रहा है, प्रेशर किया जा रहा है पेरेंट्स को। मुझे कई लोगों के कॉल आए कि मेरे पास पैसे नहीं है भरने के, 70, 80, 90 हज़ार रुपये फीस मांग रहे, तो उसमें सहूलियत भी नहीं दी जा सकती, तो ये बहुत बुरी बात है। ये गलत है, सहूलत तो देना चाहिए। सही बात है। सर, अभी आप ये कोरोना काल हमारा जो प्रॉब्लम लोगों को हुए थे, तो राष्ट्रवादी की ओर से हमारे अंधेरी में क्या क्या उपक्रम है लोगों की सेवा के लिए, उसके बारे में थोड़ा सा आप क्या बताएंगे? देखिए ऐसा है, मैं उसमें ज़्यादा कहते हैं ना, मतलब अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हो, जैसा हमारे में कहा जाता है कि इस हाथ से अगर करो तो इस हाथ को पता बहुत नहीं बड़ी चलना बात है, चाहिए। सही। तो मैं उसके ऊपर ज़्यादा नहीं कहूँगा, पर मैं इतना कहना चाहूँगा कि जब कोरोना काल स्टार्ट हुआ, पेंडेमिक स्टार्ट हुआ, एंड ऑल ऑफ अ सडन राइट, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो लॉकडाउन लगा दिया, लोग एकदम सत्ता में रह गए, ना आने जाने को रास्ता था, ना कुछ था, ना कुछ खरीदने के लिए था। तो उस दौरान हम लोगों ने कई हजार फैमिलीज को जो महीने का राशन होता है, राशन के अंदर पूरा हम लोग एक किट बनाते थे, जिसके दाल, चावल, गेहूं, आटा, तेल, टूथब्रश, टूथपेस्ट। सर कितने लोग को हम दिया होंगे? शायद हजारों लोगों को दिया गया है। हम लोग ने यहाँ दिया है, पवई दिया है, घाटकोपर में दिया है। बहुत बड़ी बात है। एंड हम लोग तो ये तक किए हैं घाटकोपर के अंदर के डेली भाजी, दूध। अरे बाप रे, बहुत बड़ी बात है। जो ये सब सुविधाएं हम लोग देते रहे, पर मैं कहा ना, ये सब चीजें बोलने नहीं नहीं कहे तो शायद ज्यादा अच्छा है। सर, अभी ओमाइक्रॉन का जो संकट इतना होने वाला है, अभी चल रहा है कि हो सकता है कि ब्रिटेन में और बाहर चाइना में लॉकडाउन भी किया गया है, तो आने वाले दिनों में आप किस नज़र से देख रहे हो कि ज़्यादा पैमाने पे बढ़ सकता है ओमाइक्रॉन का विषय? जो हिसाब से स्टडीज है और जो एक्सपर्ट बता रहे हैं कि ये बहुत तेजी से बढ़ेगा, तो वापस से संकट झेलना पड़ेगा लोगों को। देखिए कैसा है इसके अंदर, ये तो मतलब कहते हैं ना कि कुदरत की तरफ से इसके अंदर कोई कुछ नहीं कर सकता है, पर इसमें हमें सेफ्टी रखनी चाहिए। हम लोग ये कर सकते हैं कि सेफ्टी रखें, अपने पास पड़ोस की सेफ्टी रखें, ज्यादा एक दूसरे से मिले नहीं, डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करें। सर, इसी बारे में मैं पूछूंगा कि 31 नजदीक आ रहे हैं, लोगों को पार्टी करने का बहुत शौक होता है, आप क्या कहेंगे? थोड़ा सा बचना चाहिए। मैं कहना चाहूंगा कि पार्टी करने के लिए पूरी लाइफ पड़ी है, अगर हम लोग इस वक्त सतर्क रहे तो पार्टी आगे भी कर सकते हैं। मतलब ऐसा तो नहीं कि दिस इज द लास्ट टाइम, ये एकदम आखिरी बार है, अगर ये नहीं होगी तो लाइफ में कभी नहीं होगी। सही बात। एक बुरा टाइम आया है इस दुनिया के ऊपर, तो हम लोग को उसके साथ में रहना चाहिए। सर, आप माइनॉरिटी से जुड़े हुए हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस के उपाध्यक्ष हो। सर, अभी ऐसा क्या हो रहा है कि जो माइनॉरिटी के लोग हैं वो शरद पवार से ज़्यादा अटैचमेंट हो रहे हैं और राष्ट्रवादी कांग्रेस में ज़्यादातर लोग जुड़ रहे हैं, क्या लगता है आपको? नहीं, ये बात तो आप सही कह रहे हो कि राष्ट्रवादी से जो लोग जुड़ रहे हैं, माइनॉरिटी खास करके, तो आपने देखा होगा जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय पवार साहब, जब एज अ सीएम इन्होंने जितना काम किया है माइनॉरिटीज के लिए, तो मैं नहीं समझता हूँ कि शायद कोई और सीएम ने इतना काम किया है। अच्छा। जैसे फॉर एग्जांपल हज हाउस, ये शरद पवार साहब की देन है। बहुत बड़ी बात। मिल्लत नगर, ये पवार साहब की देन है। और अगाड़ी नगर, ये पवार साहब की देन है। और महाराष्ट्र में जैसे जब भूकंप आया था लातूर के अंदर, तो वहां तो पवार साहब ने सभी के लिए वापस घर बना, और ये बना खास करके वहां माइनॉरिटी बस्ती थी उनके लिए भी बनाया गया था। तो ऐसे कई सारे काम हैं जो पवार साहब ने किया है। और आपने देखा होगा जब राष्ट्रवादी बनी, राष्ट्रवादी बनने के बाद भी जब भी कभी राज्यसभा देना होता था, तो आपने देखा होगा कि पवार साहब ने हमेशा से एक माइनॉरिटी को राज्यसभा दिया ही दिया है। पहले तारिक अनवर साहब को दिए, बराबर है, उसके बाद मजीद मेमन साहब को दिए, राइट,
अभी फौजिया खान मैडम साहब को दिया। बराबर है। तो माइनॉरिटी के साथ में पवार साहब हमेशा से जुड़े हुए हैं, न्याय भी अच्छा किया और है। न्याय उन्होंने बराबर दिया है, राज्यसभा हमेशा से देते रहे हैं। फौजिया मैडम को दिया है, तारिक साहब को दिया है, मजीद मेमन साहब को दिया है। तो मतलब इतने टाइम के अंदर कभी भी विदाउट माइनॉरिटी राज्यसभा नहीं रहा। और अभी जैसा आपने देखा होगा कि मुंबई शहर के अंदर जो नवाब मलिक साहब को उन्होंने मुंबई अध्यक्ष बनाया है, स्पोक्स पर्सन बनाया है, मंत्री पद जो दिया है माइनॉरिटी का, उसके लिए नवाब भाई भी जितना काम कर रहे हैं लोगों के बीच के अंदर, नो डाउट ये सराहनीय काम कर रहे हैं। जो वानखेड़े के ऊपर भी उन्होंने विषय लिया, बहुत बड़ा विषय था, उन्होंने बहुत अच्छी तरह उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया है। यस, उन्होंने क्या किया है कि बहुत बिंदास होके, बेबाक होके लोगों के सामने फैक्ट लाया है कि ये सेंट्रल एजेंसी जो है कैसे लोगों को डरा रही है, किडनैप कर रही है और अपने पद का, अपने एजेंसी का नाजायज फायदा उठा रही है। ये सब चीजें जो है आम जनता के सामने नवाब मलिक साहब ने लाने का काम किया है। सर, अभी आपने इतना शरद पवार साहब के बारे में बताया, अभी साहब तो 81 ईयर्स के हो गए, 81 साल के हो गए, अभी थोड़ा सा तकलीफ है, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के उनको लगता है कि आप साहब प्रधानमंत्री आपको लगता है बन सकते हैं, समय आ सकता है? नहीं, मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारी दुआएं जो है पवार साहब के साथ में है और हम लोग चाहेंगे कि एक मौका उन्हें मिलना चाहिए। हमारी दुआएं हैं और हमारी अरमान है। सही बात है। सर, अभी आप आने वाली महानगर पालिका चुनाव में किस प्रकार देखते हैं? आप मुंबई के राष्ट्रवादी के उपाध्यक्ष है अल्पसंख्यक के, तो सर आने वाली महानगर पालिका किस प्रकार से हम खेल पाएंगे? जैसे शिवसेना और राष्ट्रवादी, ये विचार थोड़े से दोनों के ऐसे अलग तरीके से लगते हैं, तो आने वाली महानगर पालिका कैसे जुड़ेगी आपके नजरिए से? देखिए, ऐसा है जैसा आपने देखा होगा कि ऑलरेडी ये जो एक्सपेरिमेंट है हमारा, वो हमारा कामयाब हुआ है। 2 साल से हम सरकार में है और सरकार चला रहे हैं, बहुत अच्छे से चला रहे हैं, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी प्रॉब्लम हम लोग इसको चला रहे हैं। वैसे ही जो हमारे सीनियर नेता है जयंतराव पाटिल साहब हैं, अजीत दादा हैं, मुंबई शहर के नवाब भाई हैं, ये सब बैठ के अगर तय करते हैं कि हमें यूटी करना है, ऑलमोस्ट प्रिलिमिनरी बातें तो चल रही है, तो मुझे लगता है ये कोई बहुत ज्यादा तकलीफ का काम नहीं है इसको अलायंस को सांचे में डालने का। सर, जमीन से जुड़ा जो कार्यकर्ता है वो भी इसमें मैनेज हो जाएगा? बेशक हो जाएगा। अगर मुंबई शहर की भलाई के लिए अगर हमारे जो सीनियर नेता हैं, अगर वो कोई डिसीजन लेते हैं अलायंस का, तो कार्यकर्ता जुड़ा है और आगे भी जुड़ा रहेगा और पार्टी का लाइन लेके हमारा कार्यकर्ता काम कर रहा है और करता रहेगा। सर, शायद महाविकास आघाड़ी साथ में लड़ी तो 100% सरकार तो महानगर पालिका में आनी है। आप इस नजरिए को किस तरह से देखते हो कि जो मुंबई के खड्डे को विषय हमेशा लिया जाता है और बहुत बड़ा उसके ऊपर राजकारण बवाल हुआ है कि खड्डे ये कभी मुंबई के खत्म नहीं हुए, तो आप इसको अगर सरकार बनाते हो तो किस प्रकार देखोगे? बस वही हमारी कोशिश रहेगी कि जो खड्डे हैं, आप जैसा बोलते हैं कभी भरे नहीं, तो उसको कोशिश कर दिया जाएगा, भर दिया जाएगा। और जो हमारी और जो लोगों की शिकायत है कि खड्डे नहीं भरते, तो उसको दूर करने का काम किया जाएगा। यानी सर, आपको ऐसा लगता है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस अगर जुड़ जाती है तो मुंबई का जरूर विकास होगा? बेशक बेशक बेशक। सर, अभी आने वाले इलेक्शन में आपको क्या लगता है कि राष्ट्रवादी कितनी सीट महानगर पालिका में ले जाएगी? हमारी कोशिश ये है, क्योंकि हमारी तैयारी जो है, हम दोनों तरफ से तैयारी कर रहे हैं, पूरे मुंबई शहर के अंदर हर वार्ड के अंदर हमारी तैयारी उतनी ही जोरों शोरों में चल रही है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा सीट हम लोग लेके आए। सर, एक सवाल, मेरा आखिरी सवाल ये था कि जैसे शिवसेना एक पक्ष है जिसमें गट प्रमुख से लेके शाखा प्रमुख और एक अट्रैक्शन होता है बाबा साहब को लेके और एक कार्यकर्ताओं में, और एक जैसा जुनून जज्बा वो जब इलेक्शन में दिखता है, तो राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता तो बहुत है, लेकिन उनका इतना जज्बा और अट्रैक्शन क्यों ना होता है? क्योंकि शरद पवार साहब तो इतने बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, स्टार ऑफ ब्रांड राजकीय पॉलिटिक्स के है, तो ऐसा क्या होता है कि कार्यकर्ता जब अपने विभाग में काम करता होता है तो अपने आप को प्रेजेंटेशन क्यों नहीं कर पाता? मैं थोड़ा सा आपकी इस बात से ज्यादा सहमत नहीं हूं, क्योंकि अगर आज भी जब हमारा कार्यकर्ता हो, भले वार्ड प्रेसिडेंट हो या तालुका प्रेसिडेंट हो या कोई पदाधिकारी, अगर बीएमसी में जाता है या पुलिस महकमे में जाता है अपने कार्यकर्ता या अपने एरिया की समस्या लेके, तो पुलिस उसका उतना ही जो सुनती है और बीएमसी भी उतना ही सुनती है। सर, अभी आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले
यहाँ पर एक एमआईएम की बहुत बड़ी सभा हुई और बहुत बड़ा हंगामा हुआ कि जैसे कि माइनॉरिटी को कुछ जो आरक्षण है वो मिलना चाहिए, उसके लिए उन्होंने एक बवाल बनाया और बहुत बड़ा आंदोलन लिया जिसमें कुछ लोग साथ में जुड़े थे, कुछ हज़ार लोग थे बोले। तो ये आने वाले दिनों में राष्ट्रवादी को कितना खतरा देखते हैं आप, क्योंकि एमआईएम एक अपना प्रेजेंटेशन रखना चाह रहा है? नहीं देखिए, ऐसा है, उसको मैं यही कहना चाहूँगा, एमआईएम जो आम लोगों के बीच के अंदर लोग ये बात को समझ चुके हैं कि एमआईएम जो है बीजेपी की बी टीम है। ओके, राइट, लोग यही कहते हैं, लोग समझ चुके हैं इस बात को। वो नए नए आए थे, वो लोग बड़ा जज्बाती भाषण करते थे कि हमें ये करना है, ऐसे है, वो सारी बातें करते थे, लोग थोड़ा जज्बात में आते थे। लेकिन अब एमआईएम का टाइम जाता हुआ नजर आ रहा है, लोगों को समझ में आ चुका है कि आप लोग जहां जहां माइनॉरिटीज के वोटर है, आप वहां आते हैं और अपना कैंडिडेट खड़ा करते हैं ताकि माइनॉरिटी वोट डिवाइड हो और इसका फायदा बीजेपी को हो। जो लोग समझ चुके हैं, और अब ये फायदा अपना एमआईएम जो है बीजेपी को नहीं दे पाएगी। सर, एमआईएम के कुछ नेता वहाँ पर प्रचार में इस तरह कह रहे थे कि युवा लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे थे कि एमआईएम के हम ही करता धरता, यानी मुस्लिम समाज के हम ही करता धरता है, हम ही कुछ कर सकते हैं, बाकी हमारे बिना कोई कुछ कर ही नहीं सकता, ऐसा उनका प्रेजेंटेशन था। आप कैसे लेंगे उसे? नहीं ठीक है भाई, ऐसा है, उनका काम है प्रेजेंटेशन देना, वो दिया उन्होंने, लेकिन महाराष्ट्र की जनता जो है उस चीज को मानने को तैयार नहीं है। थैंक यू। उनके झांसे के अंदर अब हम लोग नहीं आएंगे, जो महाराष्ट्र की जनता है वो नहीं आएगी। थैंक यू। तो ये थे सलीम आफ खान साहब, आपने बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने समय दिया। थैंक यू।